जी वेलकम बैक नाजरीन। और आप देख रहे हैं आज जो है हम बात कर रहे हैं एनआरओ अमल दरामद केस के ऊपर, और हमने कुछ माहिर कवानीन से भी बात की। हमने अपनी जो है जो जराए ने बताया है कि नजरसानी की अपील में गवर्नमेंट जा रही है, उस पर भी हमने बात की, और हम अपने नाजरीन को भी शामिल करेंगे। मुझे एक शेर याद आ रहा है कि फिर ये आदात क्या बताएंगे जब नतीजा शुमार में गुम है, जिसको समझे थे गम गुसार वही लज्जत इक्तदार में गुम है। आज तो सूरत हाल कुछ इस तरह की है कि अपने इक्तदार को तूल देने के लिए खा सुप्रीम कोर्ट के फैसले हों, खा अवाम सड़कों पे हों, लोड शेडिंग हो। और हमारे साथ इस वक्त हैं जफर अली शाह साहब, मुस्लिम लीग नून का मौकफ जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जफर अली शाह साहब। जी जनाब, वेलकम टू माय शो। शाह साहब मेरी जी अस्सलाम वालेकुम। सर। जी जी वेलकम शाह साहब। क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी लाइन ड्रॉप हो गई है। हमारे साथ थे जफर अली शाह साहब, दोबारा कोशिश करते हैं, दोबारा ट्राई करते हैं उनसे बात करने की, और हम उनसे गुफ्तगू करेंगे और उनसे बात करेंगे कि जी मुस्लिम लीग नून का क्या मौकफ है ये जो कल अदालत में होने जा रहा है, और जो राजा परवेज अशरफ साहब ने जो जवाब देना है अदालत को कि खत लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, मजीद जो उन्होंने आगे से मोहलत मांगनी है, या मजीद उनके पास क्या ऐसे हीले बहाने हैं खत ना लिखने के, ये हम उनसे पूछेंगे। और नून लीग जो है वो इस पे जो, और हमारे साथ जफर अली शाह साहब दोबारा मौजूद हैं। जी शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक है, आप खैरियत से हैं? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, आपकी सेहत कैसी है, और बताएं कि जी कल जो एनआरओ अमल दरामद केस है उसमें वजीर आजम साहब क्या करने जा रहे हैं? देखिए जी, मेरा जो हज कहता है कि वजीर आजम साहब वही करेंगे जो कि उनकी पार्टी या उनके लीडर की हयात है, जो पिछले 3-3.5 साल से वो करते आ रहे हैं। जी जी हाँ जी, उनका जो एटीट्यूड है, जो उनसे मुराद उनकी पार्टी एटीट्यूड या उनके लीडरों का एटीट्यूड जो है, जो ट्यून है उनकी, और जो उन्होंने पिछले 2-3 दिनों से थ्रू प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और थ्रू डिफरेंट लीडर साहबान उन्होंने जो मलबा और कीचड़ और एलिगेशन अदालतों में लगाने शुरू किए हैं, तो वो बड़ा वाज़ेह है कि ये अपने उस सबका स्टैंड को नहीं बदलेंगे, और ये उसी जगह पर इनकी सुई जो है जहां पर अड़ी हुई है वो अड़ी रहेगी, और ये कहेंगे जनाब कि हम नहीं लिख सकते और नहीं लिख सके, और ये और वो जो वो कल आके फिर आगे बातें होती हैं वो करेंगे जी। ये तो है इनकी तरफ से, मतलब ये होगा जी जी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मुझे नहीं पता वो भी क्या करेंगे, लेकिन वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एक आखिरी तारीख, 8वीं तारीख दी है इनको इस पर अमल दरामद कराने के लिए, जिसका वो कल जैसा पहले मैंने अर्ज किया कि मोस्ट प्रोबेबली वो यही कहेंगे जो उनका स्टैंड है जी। उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फिर फर्दर जो है वो अपना जो एक्शन है उसको वो फिर स्टार्ट करेगी। लेकिन ये मेरी नजर और समझ के मुताबिक ये नहीं हो सकता कि वो कल ही सारे मामला को तय करके कल ही कोई ऐलान कर दे या कल ही कोई फैसला कर दे। अच्छा जी। वो फैसला नहीं हो सकेगा, वो सिर्फ यही होगा कि जो आगे उन्होंने करना है, प्रोसीड करना है, वो जिस रास्ते पे भी, और वो रास्ता भी सुप्रीम कोर्ट के लिए भी और कोई नहीं हो सकता, उसी रास्ते पे जिस रास्ते पे उन्होंने यूसुफ रजा गिलानी साहब को भेजा है, वो उसी रास्ते पर उनको चलना पड़ेगा। उसके अलावा कोई और रास्ता सुप्रीम कोर्ट के लिए भी बगैर मुमकिन नहीं है। तो अगर वो खत नहीं लिखते तो, अगर वो खत नहीं लिखते तो, हाँ, अगर वो अमल दरामद नहीं करते, जो नजर आता है कि वो नहीं करेंगे, जो नजर आता है नहीं करेंगे। अच्छा शाह साहब, मुझे ये बताएं कि पीपल्स पार्टी जो वजीर आजम कुर्बान करने पे तुली हुई है, जिस तरह से कायरा साहब की भी एक स्टेटमेंट आई है कि जी अदालत जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो मावराए आईन व कानून जो है वो फैसले दे रही है, और पार्लियामेंट सुप्रीम है, तमाम इदारे जो हैं वो पार्लियामेंट के मातहत हैं, इसकी तशरीह कौन करेगा? इसकी तशरीह सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करेगा। कायरा साहब भाई हैं, काबिल एहतराम है, और उनके दीगर लीडर भी बतौर सियासतदान के काबिल एहतराम है, लेकिन मेरी समझ से बात आता है, मैं खुद मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हूँ, इसमें नो डाउट के पार्लियामेंट का बड़ा एहतराम है। पार्लियामान किसी भी मुल्क को जो है वो पूरे मुल्क के अवाम की नुमाइंदा अपना उसकी हैसियत है उस अदारे की, लेकिन ये नहीं सोचते ये लोग
कि पार्लियामान यहाँ की हो या किसी मुल्क की भी हो, हमेशा पार्लियामान या अदारे ये जो है वो किसी न किसी जाब्ते के ताबे होते हैं। जाब्ता जो है उसको जिसको कॉन्स्टिट्यूशन की कहते हैं, जो कि सुपरा डॉक्यूमेंट है मुल्क का, तो वो जाब्ता है, वो आइन है, वो कमांड करता है, रास्ता बताता है। अगर कोई कहीं किसी जगह पर कोई अदारा गलती कर रहा हो रास्ता बताता है, कहीं पर कोई क्राइसिस पैदा हो जाए तब भी रास्ता बताता है। अगर लोगों ने कोई ग्रुप ऑफ पॉलिटिशियन चुन लिए अपने एतमाद के तहत, तो वो उनको हुकूमत करने का या हुकूमत आने कौन में आने का तरीका भी जो है वो भी बताता है। हर स्टेप पे वो रास्ता बताता है, हर अदारे को और हर शख्सियत को, हर उस आदमी को जो कि आपस एंजॉय कर रहा होता है स्टेट पावर का या पॉलिटिकल पावर का। अच्छा, तो इसलिए अगर ये कहना साहब ये कहते हैं कि सुप्रीम जो है वो पार्लियामेंट है, तो मैं हमेशा ये पहले कई बार कह चुका हूँ और आपसे आपके इस दायरे के जरिए कहता हूँ कि अगर कल पाकिस्तान की पार्लियामान ये कह दे कि जनाब आइंदा पाकिस्तान में और पाकिस्तान के मुसलमान जो हैं वो 30 रोजों की बजाय 40 रोजे रखेंगे और 5 नमाजों की बजाय वो 8 नमाजें पढ़ेंगे, आप क्या समझते हैं जनाब कि ये इस पर अमल दरामद हो जाएगा? क्या इसको कोई मान लेगा? यानी इसलिए नहीं मानेगा कि ये कंट्राडिक्टरी होगा विद इस्लामिक इंजंक्शन। बिल्कुल दुरुस्त बात है, काफी होगा, बिल्कुल दुरुस्त ये बात है। इसलिए ये कहना कि ये वो जो है वो सुप्रीम है और बाकी अदारे, और फिर जिस तरह आपका सवाल था कि ये इसका फैसला कौन करेगा अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल, तो वो सिर्फ वो प्रेरोगेटिव सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का है। अच्छा शाह साहब, मुझे ये बताएं कि जिस तरह की सूरत हाल बनती चली जा रही है, आपका कहना यह है कि अगर वजीर आजम खत ना लिखने पे मुसर रहते हैं और खत नहीं लिखते, इनकार कर देते हैं, तो वही हशर होता है जो यूसुफ रजा गिलानी का हुआ, तो क्या अब ड्रामा काफी नहीं हो गया? आप जरदारी साहब को आम इंतखाबात का ऐलान नहीं कर देना चाहिए? मैं तो यही तो बड़ी दफा हम कह चुके हैं और उस कहने का जवाब ये दिया जाता है कि शायद जी इसमें इख्तलाफ जो है ये सुप्रीम कोर्ट का सहारा ले रही है और फलां का सहारा ले रही है। हम तो और बिल्कुल हमारी जमात और हमारे कायद नवाज शरीफ तो बार बार कह चुके हैं कि मुल्क में इंतखाबात कराओ। बिल्कुल, मुल्क जो है ये जो अपना मौजूदा पॉलिटिकल पावर है या मौजूदा पॉलिटिकल पार्टी जो है या मौजूदा हुकूमत है, ये एतमाद खो चुकी है। हत्ता कि मैं तो फ्लोर पर कह चुका हूँ कि ये एतमाद तो अपनी अलीफ जमातों का एतमाद खो चुकी है। तो इसलिए मास व इंतखाब के और फिर इस इशू पे एनआरओ के इशू पे जो जरदारी साहब का मौकफ है और जिस मौकफ की वजह से उन्होंने अपनी पूरी पॉलिटिकल पार्टी को यरगमाल बनाया हुआ है, पूरे मुल्क को यरगमाल बनाया हुआ है, पाकिस्तान के आइन को खिलौना बनाया हुआ है, पाकिस्तान की अदलिया को उन्होंने एक तमाशा बनाया हुआ है और थिएटर लगाया हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि इसका वाहिद हल जो है कि जितना जल्द हो सके वो मुल्क में आम इंतखाबात का ऐलान कर दिया जाए, ताकि लोग अपना फ्रेश मैंडेट जो है वो किसी भी ग्रुप को, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, वो चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों ना हो, तो वो उनको दे ताकि वो आइंदा मुल्क में स्मूथली जो है वो हुकूमत भी कर सके और लोगों के मसाइल भी हल कर सके और अनारकी से बचा जा सके। अच्छा शाह साहब, ये बताइएगा कि ये जो एनआरओ का अमल दरामद का मसला है और ये तो चल ही रहा है और साल से चलता चला आ रहा है, अब ये बताइए कि इस वक्त जो परसेप्शन है, जो खबरें आ रही हैं कि जी हुकूमत जो है वो 1 साल मजीद इलेक्शन डिले करने जा रही है, इसमें कितनी हकीकत है, कितनी हकीकत, कितना फसाना? देखिए जी, वो तो हकीकत का तो तभी पता चले कि वो कोई हम उनका हिस्सा हो, लेकिन उनके अज़ाइम जरूर हैं, उनकी ख्वाहिश जरूर है और बिल्कुल जरदारी साहब की कि अगर ये अपना 1 साल हमें और मिल जाता है और वो ले लेते हैं थ्रू रेजोल्यूशन या समथिंग या कोई मनोवरिंग करके, उस साल के अंदर अपना वो चूंकि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आ जाएगा, उनकी मुद्दत पूरी हो जाएगी, तो उनकी ख्वाहिश ये है कि इसी पुराने अदारे से, इसी पुरानी अपना पार्लियामेंट और इलेक्टोरल कॉलेज से मैं अपना दोबारा इंतखाब करा लूं और मैं मुल्क का सदर जो है वो मुंतखब हो जाऊंगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब जफर अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनका ये कहना था कि जी ये जो इलेक्शन डिले करने का मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि जरदारी साहब इसी असम्बली को जब इनकी मुद्दत पूरी हो जाए इसी से ये मुंतखब होना चाहते हैं
और साथ इन्होंने ये भी कहा कि अगर वजीर आजम साहब खत नहीं लिखते तो इनका हशर भी वही होगा जो यूसुफ रजा गिलानी का हुआ। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त जो है पीपल्स पार्टी के जो सदर हैं ये हीले बहाने से किसी न किसी तरीके से इलेक्शन को डिले करने की कोशिश करेंगे। और दूसरा, वाज़े तौर पे उन्होंने कहा कि जो अदालतें हैं वही आइन और कानून की तशरीह करती हैं। जिस तरह से भूले हुए लोग, भटके हुए लोगों को कुछ रास्ता दिखाने वाले लोग होते हैं, किसी भी मुल्क की अदालत जो है, सुप्रीम अदालत जो है, वो हमेशा भूले भटकों को रास्ता बताया करती है, उनकी हदूद जो है वो मुतय्यन किया करती है। हमारे साथ एक लाइव कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, अपना नाम बताइए और कहिए प्रोग्राम में क्या कहना चाहेंगे आप। जी जवाहर साहब, मैं जमशेद इकबाल बोल रहा हूँ गुजरांवाला से। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि एक तो फैसल आबदी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जी। अगर हम कोई बात करेंगे तो कहा जाएगा कि एक डिसिप्लिन में बात करो। रात को मैंने सुबह भी एक प्रोग्राम में आपके में हवाला दिया है कि रात को एक टीवी ने स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम चलाया 2 घंटे का। अच्छा। तो खूब बदतमीजी करवाई है चीफ जस्टिस के बारे में, गालियां तक जो वो कह सकता था मैं कहना नहीं चाह रहा, उसको रिपीट नहीं करना चाह रहा। जो गंदी तरीन जुबान इस्तेमाल कर सकता था चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के बारे में, और वो एक मसलक की तर्जुमानी कर रहा था, ना कि वो किसी जमात की नुमाइंदगी कर रहा था। और सारे टीवी चैनल पे चल रहा था कि उसकी जो ना सुलेमान सदर पे जाने पर पाबंदी लग गई है, कवर कमेटी में जाने पर बंदी लग गई है। तो एंकर ने तर्जुमान जनाब फरतुल्लाह बाबर को लाइव लिया, रात का वाक़या है, तो उन्होंने कहा कि फैसल आबदी पे कोई पाबंदी नहीं। जी अच्छा। तो ये अच्छा, आप बात है दूसरे चैनल पे जो अब बात चल रही है, वो प्रोग्राम हो रहे हैं कि ये चीफ जस्टिस साहब के गिर्द घेरा तंग कर रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात के साथ मैं 100% मुत्तफिक हूँ। 1 साल के एक्सटेंड चाह रहे हैं, तो प्लीज मैं एक बंदे को कहना तो नहीं चाहिए उनको, क्योंकि उनमें इतनी वो सेंस का मुजाहरा नहीं कर रहे। इमरान खान साहब को मैं ये कहता हूँ कि 1 पॉइंट एजेंडे पे इकट्ठी हो जाए, सारी अपोजिशन इकट्ठी करके सिर्फ इस हुकूमत से निजात और अदलिया को रिस्टोर करने के लिए इकट्ठा हो जाए। बाद में जो जी चाहे तो एक फोरम बना के जो ये करप्शन के एक दूसरे पे एलिगेशन है इनको ठीक कर ले। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ लाइव कॉलर थे, लेकिन मैं बताना इनको चाहूंगा कि हमारे टेलीविजन की, हमारे रॉयल टेलीविजन की पॉलिसी है कि हम मुहज़्ज़ब तरीके से अपने आप को, अपने प्रोग्राम्स को और अपने इदारे को हम पाकिस्तान की मोहब्बत में, पाकिस्तान की यकजहती के लिए, पाकिस्तान के लोगों को इकट्ठा करने के लिए यहाँ पे हम प्रोग्राम्स करते हैं, हम लोगों को मोटिवेट करते हैं, और हमारी दुआ भी है और हम साथ साथ कोशिश भी कर रहे हैं कि अल्लाह हमारे इस जो बचा हुआ पाकिस्तान है उसको रहती दुनिया तक सलामत रखे। और मैं समझता हूं कि जब तक दर्द दिल रखने वाले लोग हैं, जब तक पॉजिटिव सोच रखने वाले लोग हैं और जब तक मुहिब्बे वतन लोग इस मुल्क में मौजूद हैं, तो चाहे कोई भी कुछ कर ले, पाकिस्तान हमेशा रहेगा और पाकिस्तान में रहने वाले जो हैं वो रोशन मुस्तकबिल की नवीद लेने के लिए बेताब हैं, और इसमें रोशन मुस्तकबिल है। एक लाइव कॉलर हैं, देखते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अपना नाम बताइए और बताइए क्या कहेंगे आप प्रोग्राम में। जी पूरी दुनिया को मेरी तरफ से जनाब अस्सलाम वालेकुम। तो मैं इसके बारे में ये कहना चाहूंगा, जो नए हैं प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, जब से जो मुल्क बना पाकिस्तान, जो भी आया है तो कोई भी मुल्क के साथ जो है ना सिंसियरिटी के साथ पेश नहीं आया है जी, कि अपने जो है ना स्विस अकाउंट वगैरह ही जो है ना भरे हैं और आवाम के बारे में कोई नहीं सोचा है जी। तो अभी जो प्राइम मिनिस्टर है, उम्मीद है शायद कोई इन दोनों में से बेहतर हो, इमरान खान साहब। तो इनमें से हम जो है ना इनकी करते हैं, लेकिन वो आजकल इल्जाम की बर्बाद कर रहे हैं जी। तो इस तरीके से जो है ना कोई भी नई सिस्टम चलता है, जिस तरह गिलानी साहब को इन्होंने पारित कर दिया, फिर आइंदा आने वाले के साथ भी इस तरह जी। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ लाइव कॉलर थे, उनका कहना था कि इल्जाम की सियासत जो है उससे गुरेज करें, पाकिस्तान को आगे लेके जाने की बात करें, कोई एजेंडा दें और कोई इस तरह का एजेंडा लेके आए, 1 पॉइंट एजेंडा लेके आए कि पाकिस्तान को किस तरह से आगे लेके जाना है, इन अंधेरों से कैसे जान छुड़ानी है। इस कौम के मेमार जो हैं वो जो हैं वो छुपे हुए लोग
जो इस कौम और मुल्क को तामीर करना चाहते हैं और आगे लेके जाना चाहते हैं, उनको ढूंढना है, उनके हकूक उनको देने हैं, उनको अरबाब इख्तियार में शामिल करना है, उनको जो है वो असेंबली तक लेके आना है। ये जब तक ये सोच है, मैं समझता हूं, और ये लोग इस तरह की बात करने वाले हैं तो पाकिस्तान को तो कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। लेकिन हमें ये सोचना है, समझना है और देखना है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान जो है उसकी खिदमत हम किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान तो हमारी खिदमत साल साल से कर ही रहा है। एक लाइव कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी, अपना नाम बताइए और बताइए कि प्रोग्राम में क्या कहेंगे आप। मोहम्मद अकरम बेग बोल रहा हूँ जी, भावलपुर से। जी बोलिए बेग साहब। मैं जरदारियों, परवेजियों और इतादियों से अर्ज करना चाहता हूँ जी जी कि खामोश अवाम आपकी सब तकरीरें सुन रहे हैं। जी जी। ये चीफ जस्टिस के खिलाफ जो बातें हो रही हैं जी हाँ, हम खामोश अवाम में, हमारे दिल में इनकी एक राय भर भी इज्जत नहीं है। जी जी। बराए मेहरबानी, चीफ जस्टिस इंतहाई ईमानदार आदमी है जी, इंतहाई आल आदमी है जी, और मुल्क के लिए खैरखा है जी। प्लीज ये खामोश अवाम जो है ये सब कोई देख रहे टीवी पे, बराए मेहरबानी इनको कहें कि एहतियात करें, अवाम के साथ जुल्म ज्यादती ये बंद जी। करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल दुरुस्त बात थी कि हमारा कंडक्ट जो है वो हमें इस बात की इजाजत नहीं देता कि हम आला अदालत के चीफ जस्टिस के अगेंस्ट जरा बराबर भी कोई बात करें और जरा भी जो है अदालत की तरफ उंगली उठा के खुदा न खास्ता बात करें। मैं समझता हूं हमें कानून की अमलदारी जो है इस मुल्क में कायम करनी है। और वही बात मैं कर रहा था कि अवाम बाशऊर हैं, अवाम सोचते हैं, अवाम देखते हैं, अवाम समझते हैं, और अवाम के दिल में जो कानून के लिए एहतराम है, इससे मैं समझता हूं हमारे हुक्मरानों को भी सबक सीखना है कि हमारे अवाम इतने बाशऊर हैं कि उनको पता है कि अगर इस मुल्क में कानून की अमलदारी होगी तो मुल्क आगे बढ़ेगा। और जब कानून की अमलदारी होती है तो ताकतवर जो है वो मजलूम से भी डरता है कि कानून का राज है और कानून जो है वो हकदार को हक दिलाएगा। तो लिहाजा हक मारने वाला, हक रसी करने वाला उससे परहेज करता है। और जब खुली छूट दे दी जाती है और जब खुले बंदों उनको रास्ता दे दिया जाता है कि जी आप जिस तरह से चाहें जुल्म करें। और नाजरीन, ये बड़ी सोचने वाली बात है कि जिन ममालिक में कानून की अमलदारी नहीं होती, उन ममालिक का हशर मैं उन ममालिक के नाम नहीं लेना चाहता। आपने इस दुनिया में ही देखा और वो मुल्क किस तरह से बिखर गए, उनकी सड़कों पे किस तरह से खूनी इनकलाब आए और उसके बाद हजारों लाखों कुर्बानियां देने के बाद फिर वो दोबारा उन्होंने अपनी बहाली जो है वो हुई। और क्या आप चाहते हैं कि इस मुल्क में भी ऐसा हो? अभी तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इस मुल्क में अवाम में इतना शऊर है कि वो मुल्क के साथ मोहब्बत करते हैं और सोचते हैं कि इस मुल्क में हमने किस तरह से ये कुर्बानियों से हासिल किया था। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये मुल्क जब बनाया तो उस वक्त से आज तक का सफर अगर हम देखें, हम आज एटमी ताकत हैं, हमारे पास सोर्सेज हैं, हम अपने अगर मुल्क के अंदर अपने सोर्सेज पैदा करके अपने लोगों को इस्तेमाल करके कॉन्फिडेंस दे के अपने जो हकदार हैं उनको सामने लेके आए और अरबाब इख्तियार में जब हम उनको शामिल करेंगे तो मैं समझता हूं कि मिलजुल के जब काम होगा तो ये मुल्क तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा। हम इस मुल्क को इतना आगे ले जाएंगे कि दुनिया जो है ये तो कुछ सियासी नारे लगाते हैं लोग, लेकिन ये मैं यकीन से कह सकता हूं कि इस मुल्क में इतना पोटेंशियल है कि अगर इस मुल्क में जरा सी मेहनत की जाए, लोग यहां वाकईतन नौकरियां तलाश करने आएंगे और इस मुल्क में जो है कानून का जो है राज हो जाए और मजलूम को हक मिलना शुरू हो जाए और जो है हमारे जो आम लोग हैं वो असेंबली में पहुंच जाएं। और जब नेशनल असेंबली में हमारे कानून बनाने वाले इदारे में, कानून साजी करने वाले इदारे में जब हमारे हकीकी नुमाइंदा चले जाएंगे तो यकीनन यहां कानून की अमलदारी भी होगी और कानून जो है राज करेगा और आम आवाम राज करेगी। और जमहूरियत जब आएगी, वो वाली जमहूरियत, तो उसमें जमहूर का राज होगा। आज का प्रोग्राम जो है उसमें आपने देखा कि मैंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का मौकफ लिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौकफ लिया। हमारे साथ तहरीक इंसाफ से अहमद अवैस साहब मौजूद रहे। उन्होंने अपनी कानूनी जो माहिरीन की जो राय थी वो आपने उनकी जुबानी सुनी। उन्होंने जो कहा आपने सुना, फैसला आपने करना है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी कल। अपने मेजबान जवाद शमसी को इसी के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।